Morning children. Today we are going to start with chapter number 2 of history of class 8, that is establishment of British rule in India. From the name it is clear beta कि we are talking about the Britishers who have established their settlements in India after they have come for the trade in India. Okay, and they have just come for the trade in India, but later on they have settled here in India because they felt that they are getting more and more profit from India. So from before we start with the chapter, let us read out this takeoff. In takeoff it is written that death of Mughal emperor Aurangzeb is counted as the beginning of modern period. ठीक है, औरंगजेब की डेथ जो है किसकी कौन से पीरियड का बिगनिंग करती है? मॉडर्न पीरियड, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स का पूरा काफ़ी होल्ड हो गया था इंडिया के ऊपर। और फर्स्ट न्यूज़पेपर आपने लास्ट चैप्टर में भी करा है, जो फर्स्ट चैप्टर में भी, उसमें फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था दैट वाज बंगाल गज़ेट। उसके बाद आप देख रहे हो अपने वार्म अप में दो बच्चे आपस में यह बात कर रहे हैं। छोटा बच्चा अपने बड़े भाई के लिए बोल रहा है कि हमारा स्कूल जो है पुदुचेरी के लिए ट्रिप पे जा रहा है। तो उसका बड़ा भाई उसको बता रहा है कि दैट्स रियली ग्रेट। आपको पता है कि जो पुदुचेरी है उसको पौंडीचेरी कहते थे पहले, और वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ठीक है, तो आपके नीचे क्वेश्चन दिया है पुदुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी, व्हाट इज़ अ यूनियन टेरिटरी? सो फॉर दैट आई टेल यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो, सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट ऑल्सो। यूनियन टेरिटरी इज द टेरिटरी वेयर देयर इज द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर। ओके, देखिए बेटा, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आपके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स आ जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट आ जाता है। ठीक है, तो इनका कंट्रोल होता है। तो जो पौंडीचेरी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा, अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, opened up न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, तो जो इसमें बताया है कि वास्को डी गामा जो है उसने सी रूट डिस्कवर किया था, और वास्को डी गामा था कौन? एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर था। ठीक है, उसने ट्रेड इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए खोल दी थी। ठीक है, एक्सप्लोरर कौन होता है? अ पर्सन हु ट्रेवल्स अराउंड इन ऑर्डर टू लर्न। ठीक है, और उसके बाद जो मेजर आइटम्स थी जो एक्सपोर्ट करने की थी वो थी स्पाइसेस, शुगर, इंडिगो एंड टेक्सटाइल्स। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए इंडिया को क्यों ही चूज़ किया गया? तो उसके लिए है कि प्रॉफिटेबल वेंचर की वजह से, मतलब प्रॉफिटेबल वेंचर मीन्स उनको इन काफ़ी प्रॉफिटेबल काम लगा यहाँ पे इस इंडिया में आके, मतलब काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, अब न्यू वर्क डेंजरस होता है बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू विल सक्सीड और नॉट। तो जो वेंचर का मेन है कि काम तो है, लेकिन ये डेंजरस भी होता है कि आपको इसमें आप सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं। तो इस काम के लिए इस उम्मीद से वो आए थे कि वो सक्सेसफुल होंगे। तो मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने अपना जो है लिंक जो है अपना इंडिया के अंदर अपना लिंक इस्टेब्लिश कर दिया। अब वो कौन सी वो यूरोपियन कंट्रीज़ थी? पोर्चुगीज़, नीदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये थी यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने अपना ट्रेड जो है इंडिया में स्टार्ट करना शुरू करने की सोची। अब आपका एक वर्ड आता है द एम ऑफ सच मर्केंटाइल कंपनीज़। अब मर्केंटाइल क्या कंपनीज़ क्या होता है? मीन्स कमर्शियल कंपनीज़ जिनका रिलेशन जो होता है ट्रेड से होता है। ठीक है, बट अब जब देखिए इतनी सारी कंट्रीज़ आएंगी या इतनी सारी कंपनीज़ आएंगी इकट्ठी एक जगह के लिए, अब चीज़ तो एक है और उसको खाने वाले बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या होगा ना, लड़ाइयाँ होंगी ना। तो ऐसे ही पोर्चुगीज़ और ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस या नीदरलैंड से जो भी कंपनीज आती थी इनकी आपस में राइवलरी स्टार्ट होगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया था और इस वजह से उनकी आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू होगी। अब इनका काम क्या था एक्चुअली? यहाँ से लेके क्या करते थे, यहाँ से चीप गुड्स लेते थे और उनको अपनी कंट्री में और बाकी कंट्रीज़ में भी सेल कर देते थे और हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड इंडिया। ठीक, अब इसमें क्या है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो उनको एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, और
बाय जो रॉयल चार्टर था। रॉयल चार्टर क्या होता है बेटा? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि साइन किया होता है किंग और क्वीन ने उस पर्टिकुलर कंट्री के। जैसे यूरोप बंगाल उसमें ब्रिटिशर्स आए, उसमें से ब्रिटेन से, उन्होंने अपनी क्वीन से या अपना साइन करवा लिया कि और कोई भी यूरोपियन कंपनी जो है ट्रेड के लिए इंडिया में नहीं आएगी। ठीक है, अब ये रॉयल चार्टर साइन कब हुआ था? ये साइन हुआ था 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, ताकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड कर सके ईस्ट के साथ और साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज इन इंडिया। ठीक है, और आगे कर चलते हैं। अब ये 1614 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी में जो इंडिया में ट्रेड के लिए कंसेशंस ले लिए गए थे, मतलब कंसेशंस मांगे गए थे कि ताकि वो यहाँ पे ट्रेड कर सके। सर थॉमस रो जो कि एम्बेसडर थे, जो इंग्लैंड से आए थे, और उनको किंग जेम्स ने भेजा था एज एम्बेसडर किसकी कोर्ट में? जहांगीर की कोर्ट में, ताकि वो परमिशन ले सके कि वो अपनी जो है सूरत में फैक्ट्री सेटअप कर सके। सूरत अब आपको पता है गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात उनको नियर पड़ रहा था, तो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करे। लेकिन जैसे ही उनको सक्सेस का टेस्ट, मतलब वो नशा सा आने लगा कि भाई बड़ा अच्छा से यहाँ पे तो काम चल रहा है, तो और सेटलमेंट्स भी इस्टेब्लिश कर ली गई। जैसे चेन्नई में, जिसको मेड्रास बोलते थे पहले, मुंबई में जिसको पहले बॉम्बे बोलते थे, कोलकाता जिसको पहले कैलकाटा बोलते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 में फॉर्म हुई थी। ठीक है ना, तो आपकी पहली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, अब 2 साल बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और इन्होंने भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज जो थी बना ली थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, नागापट्टिनम, पटना एंड कोचीन। ठीक है, ये आप अपनी देख सकते हो, जो आपकी पर्पल कलर में सेटलमेंट्स हैं, ये सारी ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं, ब्रिटिश विक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, आप अपने मैप में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और 1628 में जो कंपानिया दी कमर्शिया दा इंडिया, आप इस वर्ड को समझ भी सकते हैं। कंपानिया इज़ कंपनी, कमर्शिया मीन्स कमर्शियल पर्पस के लिए इंडिया में। ठीक है, ये एक जो 1628 में ट्रेडिंग कंपनी जो है पोर्चुगल से आई थी। ठीक है, इन्होंने भी अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी सेटलमेंट्स। कहाँ पे? गोवा, दमन एंड दीव में। सम एरियाज ये, और कुछ एरिया जो चेन्नई के पास थे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं गोवा, दमन, दीव कहाँ पे है अपनी उसमें। यू कैन सी इट हियर, दमन ये लिखा हुआ, ये दमन है, ये दीव है, और गोवा आपको पता है यहाँ है, और कुछ पार्ट जो थे किसके थे? आपके अभी बताए हैं चेन्नई के। मेड्रास को चेन्नई बोलते हैं, तो चेन्नई पे कुछ पार्ट में इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स कर ली थी। कौन सी आगे थी सेटअप, किसने कर लिया था? चेन्नई में पोर्चुगीज़ ने। ठीक है, और उसके बाद आ गई आपकी फ्रेंच भी इंडिया में अराइव कर गए, और उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप की इन 1664 में। लेकिन ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये डिपेंडेंट थी अपनी फ्रेंच गवर्नमेंट पे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट का कंट्रोल था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिशर कंपनी, मतलब ब्रिटिशर गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं थी। उन्होंने बस सिर्फ ट्रेड करने का वहाँ पे कार्ड ले लिया था, परमिशन ले लिया था, और वहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए चले गए। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और फ्रेंच फैक्ट्रीज जो इस्टेब्लिश करी गई थी चंदर नगर में, जिसको चंदर नगौर बोला जाता था, पुदुचेरी जिसको पौंडीचेरी बोला जाता था इंडिया में। और क्योंकि जो पोर्चुगीज़ और इंग्लिश और फ्रेंच और डच सभी एक ही गुड को करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो राइवलरी तो इनएविटेबल थी। मतलब इनएविटेबल मीन्स ज़रूरी थी। तो इस राइवलरी में वो क्या करा करते थे? वो क्या करते थे, कभी उन्होंने शिप्स को सिंक कर दिया एक दूसरे के, है ना, डुबो देते थे, रूट्स ब्लॉक कर देते थे जो ट्रेडिंग पोर्ट्स तक जाते थे। ठीक है, अब इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज थी वो ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए उन्होंने इसलिए वो वहाँ पे टिकी रही, और डच को जो है उन्होंने वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और उन्होंने फाइनली क्या करा, अपनी जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो ब्रिटिशर्स को बेच दिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में और द कर्नाटिक वॉर्स। क्योंकि ये कर्नाटका में हुई थी वॉर्स बेटा, इसलिए इनको कर्नाटिक वॉर्स बोलते हैं। तो एंग्लो इज रिलेटेड टू, एंग्लो वर्ड इज रिलेटेड टू इंग्लिश, एंड फ्रेंच वर्ड इज रिलेटेड टू फ्रांस। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ब्रिटिश और
फ्रेंच ने इस चीज़ का, इंडियन रूलर्स की राइवलरी का एडवांटेज लिया और उनके साथ उन्होंने, बेटा आप इसमें ये चीज़ समझिए कि जो इंडियन रूलर्स थे आपस में लड़ रहे थे। अब जो जिसको फ़ायदा कर रहा था, अगर जिसको ब्रिटिशर्स जिस रूलर को फ़ायदा कर रहे थे वो रूलर ब्रिटिशर्स की तरफ हो गया, जो रूलर फ्रेंच जिसको फ़ायदा कर रहे थे वो रूलर्स जो इंडियन रूलर्स थे वो फ्रेंच की तरफ हो गए, ठीक है। और इनके साथ जब फ्रेंडशिप करके, एली करके एक दूसरे के साथ इन्होंने 3 वॉर्स फाइट करी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अटैक किया फ्रांस स्टेट सेटलमेंट्स में जो कि पौंडीचेरी में हुई थी, जबकि फ्रेंच ने जो ब्रिटिश सेटलमेंट जो मेड्रॉस में थी, फोर्टिफाइड ब्रिटिश सेटलमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। और दोनों ने मिलके, दोनों के बीच में आपस में 3 वॉर्स हुई जिनको कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं, जो कि 1746 से लेके 1763 में हुई। अब आप 1746 और 1763 को आपस में माइनस करो। अभी बेटा टाइम पीरियड किसी चीज़ का जानना हो ना तो दोनों चीज़ों को, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। तो आप इसमें से आप देख सकते हो कि 1746 से 1763 में कितने टाइम पीरियड बनता है, ठीक है। तो आपका ये आप नियर अबाउट 17 ईयर्स बन जाते हैं। थर्ड कार्नेटिक वॉर है वो एंड हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस से, और इसमें जो है फ्रेंच विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच टू द ब्रिटिश, और इसमें फ्रेंच जो है उनको डिफीट हुई और फ्रेंच को बोला गया कि आप अपनी पौंडीचेरी में अपनी या चंदरनगौर में जो भी उनकी सेटलमेंट है उसमें वो रिटेन करेंगे, उनको वापस दे दी गई। और मेड्रॉस जो है ब्रिटिशर्स को वापस रिस्टोर कर दिया गया, वापस दे दिया गया, और इनको एंड दस दे इमर्ज एज अ मेन यूरोपियन पावर इन साउथ इंडिया। इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो मेन यूरोपियन पावर जो है साउथ इंडिया के बन गए थे। फाइंड आउट करते हैं, व्हाई डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्रीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड करने की बात है बेटा, वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों करा होगा, है ना, वेस्टर्न साइड में सूरत पे क्यों करा होगा, क्योंकि वो बहुत ही पास पड़ता था, ठीक है, और वहाँ पे ट्रेड लिंक्स जो हैं वेस्टर्न साइड में इजीली हो पाते थे। दूसरी बात ये भी थी बेटा सूरत की कि जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, सूरत में, और जिसकी और ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट एशिया और यूरोप को सी रूट से कनेक्ट करते थे, ठीक। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ बंगाल, कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैसे कंट्रोल किया। आपको बताऊं बच्चे, जो बंगाल था बहुत ही फर्टाइल एरिया था, और ये क्योंकि यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होता था, क्योंकि यहाँ पे सॉइल अच्छी हुआ करती थी, और दूसरा ये सिल्क और टेक्सटाइल्स के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बंगाल था उसमें वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता था, जो आज के प्रेजेंट स्टेट्स हैं वो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, ये तीनों मिलके जो है बंगाल बनाती थी। तो मुग़ल एम्परर जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो जो वहाँ के नवाब्स थे इस एरिया के, उन्होंने खुद की पावर बता दी कि हम ही यहाँ के राजा हैं। तो अपनी फर्म डिसीजन उन्होंने दे दिया कि वी हैव द कंट्रोल ओवर द बंगाल। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को दे हैव टू डील डायरेक्टली विद नवाब्स के साथ उनको डायरेक्टली डील करना पड़ता था। किस लिए डील करना पड़ता था, ट्रेड रिलेटेड ग्रांट्स के लिए एज वेल एज परमिशंस के लिए, ठीक है। अब जो नवाब थे बंगाल के वो कौन कौन से थे, मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला, ठीक है। ये इंग्लिश और फ्रेंच फोर्टिफिकेशन से बहुत चिढ़ते थे, और उनकी जो ग्रोइंग पावर से उनको बहुत शक भी था कि कुछ ना कुछ ये जो है खतरा है उनको, उनकी जो पावर जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और दूसरी बात ये था कि उनको ये भी पसंद नहीं था कि जो कंपनी को कंसेशंस भी मिले हुए हैं लेकिन मुग़ल रूलर से, लेकिन फिर भी जो क्या करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करने के लिए उन कंसेशंस का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब 1756 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने फोर्ट को और रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया, मीन्स और उनको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि उनको डर था कि जो फ्रेंच हैं वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर अ न्यूली क्राउन 20-year-old नवाब सिराजुद्दौला। तो ये लास्ट स्ट्रॉ था, मतलब ये एक इडियम है बेटा, लास्ट स्ट्रॉ होना, कि लास्ट स्ट्रॉ ऑफ एन
लास्ट स्ट्रॉ का मतलब हो गया बेटा कोई भी चीज़ बुरी होने वाली हो जैसे, ठीक है ना। तो अब बुरा क्या होना था, क्योंकि ये बंगाल पूरा ही कंट्रोल के अंदर आ जाए तो इससे बुरी क्या चीज़ उनके लिए हो सकती थी वहाँ के इंडियन रूलर्स के लिए। तो ये एक लास्ट स्ट्रॉ था न्यूली क्राउन के लिए, नवाब सिराजुद्दौला के लिए। उसने क्या किया, उसने ब्रिटिश फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार थे उसको उसके ऊपर अटैक किया और उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, और जितनी भी गुड्स थी उनको भी अपने कंट्रोल में करके, और साथ साथ फोर्ट विलियम को भी कैप्चर कर लिया। अब जब ये काम हो गया तो ऑब्वियसली उसका रिटेलिएट तो होना ही था, ब्रिटिशर्स ने उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था। बट जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था उस समय रॉबर्ट क्लाइव, उसको बिल्कुल पता था कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो जो है ऐसे अपनी आर्मी के खाली अपनी आर्मी से वो उनके साथ नवाब की आर्मी के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनको मतलब विन नहीं कर पा सकते। तो उन्होंने क्या करा, उसने सोचा कि हम वो अगर विन कर सकता है तो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी से कर सकता है। ऐसे ही मीर जाफ़र उनको मिल गया जो कि नवाब आर्मी का कमांडर इन चीफ था। जो वॉर जो है नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हो गई। अब सिराजुद्दौला का जो कैंप था वो कहाँ था, मुर्शिदाबाद में था, जो कि प्लासी विलेज के पास हुआ होता था। अब उसके पास जो है 50,000 फुट सोल्जर और हॉर्समैन की वेल इक्विप्ड जो आर्मी थी, है ना, उसको कमांड कर रहा था। और जो ब्रिटिशर्स थे उसने मीर जाफ़र को बोला कि वो लोग जो है उसको मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाएंगे अगर वो उनको हेल्प करता है। तो अब क्या हुआ, अब ये डिसाइड हुआ कि जो आर्मी होगी मीर जाफ़र के अंडर वो इनएक्टिव रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत घमासान लड़ाई हुई थी और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई करी और फिर वो जीत गए। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो जीत, क्योंकि जब जो थी आर्मी ने कोई एक्शन ही नहीं दिखाया तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने तो जीतना ही था ना। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून 1757 में, कि नवाब की आर्मी हार गई और जो क्लाइव की जो आर्मी थी वो उन्होंने अपने आप को विक्टोरियस शो कर दिया। लड़े तो नहीं लेकिन अपने आप को विक्टोरियस शो कर दिया, ठीक है। अब क्लाइव जो था मुर्शिदाबाद को रिटर्न हो गया और उसने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। और मीर जाफ़र जो थे वो वैसा ही था जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनके लिए एक पपेट मिले, उनको बिल्कुल एग्जैक्टली उनको मीर जाफ़र वैसा मिल गया था। उसने क्या किया, 24 परगनाज, मतलब जो कह सकते हो एक तरह से विलेजेस आप कह सकते हो, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए और साथ साथ में उसने क्लाइव को प्रेजेंट्स भी दिए, पर्सनल प्रेजेंट भी दिए। तो ये सबसे बड़ा मेजर सक्सेस था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में। वैसे देखा फिर जाए तो बाद में मीर जाफ़र भी जो है अपना प्रॉमिस नहीं कर पाया, क्योंकि उसको रेगुलर पेमेंट करनी पड़ती थी। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसका सन की डेथ हो गई थी जुलाई 1760 में, और उसने अपने आप ही रिटायर हो गया ब्रोकन हार्टेड, क्योंकि दुखी था बहुत ज़्यादा, तो रिटायर हो गया। और फिर उसके बाद मीर कासिम ने, जो कि इसका मीर जाफ़र का सन इन लॉ था, उसको उन्होंने ब्रिटिशर्स ने थ्रोन पे बिठा दिया, ठीक है। अब मीर कासिम जो था वैसे तो बन तो गया था, लेकिन उसने भी कुछ ऐसे एक्शंस किए थे जो वो भी ब्रिटिशर्स को नापसंद करता था। अब मीर कासिम के टाइम में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी किसके टाइम में हुई, सिराजुद्दौला की, जिसमें मीर जाफ़र ने धोखा दिया। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई, ये मीर कासिम के अंडर हुई। अब मीर कासिम को जो है बुर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग, ये तीनों जो जगह हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए ताकि वो ट्रूप्स को मेंटेन कर सके। और उसने दूसरा काम क्या करा, उसने मीर कासिम ने अपनी कैपिटल जो थी मुर्शिदाबाद से मोंगियर में ले गया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कंपनी का इंटरफेरेंस उसके पॉलिटिकल मैटर्स में ज़्यादा हो। और दूसरा उसने कोशिश करी कि जो कंपनी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कंपनी वर्कर्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड ना करें, क्योंकि उससे जो है बंगाल के जो ट्रेडर्स थे उनकी ट्रेड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता था। अब ये चीज़ तो उनको पसंद आनी ही नहीं थी, क्योंकि उनके इंटरफेरेंस कर दी मीर कासिम ने। उनको तो ऐसा चाहिए था जो पपेट हो, जो उनका सारा कहना जैसे ब्रिटिशर्स कहें वैसा मानते रहे। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला, ऑब्वियसली वॉर तो होनी ही थी ना। तो इसका रिज़ल्ट निकला वॉर, जो कि इंग्लिश और मीर कासिम नवाब के बीच में हुई। अब मीर कासिम ने मतलब 4 बैटल्स हुई ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें वो हार गया इन द समर ऑफ 1763। और
उसके साथ साथ उसको बंगाल में उसको भेज दिया गया ज़बरदस्ती। अब उसका शान तो रहा नहीं वो, क्योंकि अब कहाँ वो नवाब और कहाँ उसको बिल्कुल ही वहाँ से उसके राज्य से उसको निकाल दिया। तो मीर कासिम ने जो मुग़ल एम्पर शाह आलम II था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इसके साथ उसने अपनी फोर्सेस ज्वाइन करी ताकि वो इन कंबाइंड फोर्सेस के साथ बैटल कर सके ब्रिटिशर्स के साथ, है ना। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है बैटल ऑफ बक्सर हुई ब्रिटिशर्स के साथ। और ये तब उस समय कौन सा था, हेक्टर मुनरो। यानी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्लाइव के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुई और सिराजुद्दौला के साथ हुई, और बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो हेक्टर मुनरो के साथ हुई थी, जो मीर कासिम के साथ हुई थी। अब ये जो बैटल थी ये वो हार गया ना मीर कासिम, ठीक है। कब हार गया, ऑन 22 अक्टूबर 1764। अभी हमने करा ना कि बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हुआ, है ना। अब जो विक्ट्री थी बक्सर की, इट प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ द ब्रिटिश। देखिए बेटा, प्लासी से भी तो उनको एक अच्छा बहुत बड़ा उनको फ़ायदा मिला, अब बैटल ऑफ बक्सर से भी उनको काफ़ी एडवांटेज मिले। अब इससे क्या एडवांटेज मिला कि इससे जो है स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में बिगिन हो गई थी, ठीक। इस लड़ाई के बाद अब ब्रिटिश जो है उनको दीवानी राइट्स मिल गई थी। दीवानी राइट्स क्या होती थी, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। कहाँ पे दीवानी राइट मिल गई थी, कौन से एरियाज़ में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब एक चीज़ और पता करने की है बेटा, देखिए बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों के बीच में कितने ईयर्स का फ़र्क है, सिर्फ 7 ईयर्स का, ठीक है। तो इतनी जल्दी जल्दी इन्होंने अपनी पावर जो है बढ़ाते चले गए, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी से हो चाहे वो बैटल से हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, ठीक है। अब देखो उनको दीवानी राइट्स तो मिल ही चुके थे ना। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ बेटा कि 2 तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एक तो दीवानी वाला और एक निज़ामत वाला, ठीक है। अब दीवानी में क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्शन होती थी और जो सिविल जस्टिस लोगों को दी जाती थी, तो ये तो हो गया दीवानी में। और निज़ामत में क्या होता था, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई थी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितने भी अफेयर्स होंगे लोगों के वो नवाब देखेगा और ट्रूप्स का ध्यान रखेगा, ट्रूप्स का कमांड करने का पावर उनके पास था। तो ये इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, नवाब्स को, और एक्चुअल जो पावर थी वो उन्होंने खुद अपने हाथ में रख ली। तो इसको ये ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल कहते थे। तो क्लाइव जो था की रोल, ही प्लेड अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द ड्यूल सिस्टम। सो अब ये ड्यूल सिस्टम ट्रेडिशनल जो मुग़ल सिस्टम था उसी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो थी पावर्स जो थी गवर्नमेंट की पावर्स जो थी वो डिवाइडेड थी इनटू दीवानी, जो कि कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रिंग द सिविल जस्टिस, और निज़ामत जिसका मतलब था पावर ऑफ कमांडिंग ट्रूप्स एंड डिस्पेंसिंग क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। जो क्रिमिनल क्राइम जो उनको जस्टिस देने के लिए वो, और कमांडिंग ट्रूप की जो पावर थी वो निज़ामत में आ जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने दीवानी ले ली और निज़ामत जो है नवाब को दे दी। अब पावर जो है सेपरेटेड हो गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वाले काम जो थे वो जो नवाब को दे दिए गए थे, और एक्चुअल पावर जो है इंग्लिश के पास खुद के पास रह गई थी। अब कंपनी यूज्ड अ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, जो कंपनी थी उस रेवेन्यू जो अपने दीवानी राइट से मिले थे उनको रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, उसका रेवेन्यू कलेक्शन का कुछ पोर्शन जो था वो फंड जो था वो किस पे यूज़ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रन करने के लिए, और बाकी का वो अपना सारा इंग्लैंड में भेज देते थे। अब इससे क्या हुआ, जो बंगाल की वेल्थ थी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। अब चलते हैं हम केस स्टडी की तरफ। अब केस स्टडी, अब देखिए बेटा, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही शातिर थे ना, बहुत ही तेज़ थे, कॉन्स्पिरेसीज भी करते रहते थे। तो वो उन्होंने फाइट्स को, बैटल्स को ज़्यादा अहमियत ना देके उन्होंने इस तरह के काम किए, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज करी जिससे जो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाले काम करे इन्होंने। और जितनी भी जो टेरिटरीज थी वो किस तरह से उनके अंडर कंट्रोल में आ जाए, कितना रेवेन्यू सिस्टम का कलेक्शन उनके अंडर आ जाए जिससे उनकी वेल्थ बढ़ जाए, वो वाले काम इन्होंने ज़्यादा करी। ऐसा ही एक काम था सेबस्ट्री अलायंस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मीन्स उन्होंने
यूज़ किए टू अचीव देयर गोल्स रादर देन इंगेज इन वॉर्स, कि वॉर्स के अंदर कम गेन मतलब इंगेज होते थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक मेथड्स ज़्यादा यूज़ करे, चाहे वो पॉलिटिकल के लिए पावर के हों चाहे वो इकोनॉमिकल हों, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रेटजी उन्होंने करी थी सब्सिडरी अलायंस, जो कि गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सली, किसने स्टार्ट करी थी आपकी सब्सिडरी अलायंस, आपको याद होना पता होना चाहिए, रिचर्ड वेल्सली, ठीक है। तो एक गवर्नर जनरल था वहाँ पे, जब वो 1700 कब आया था, वो 1798 में। तो उसने कोशिश करी कि जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस हो वो ख़त्म हो जाए, जबकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद और टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, उन्होंने फ्रेंच के साथ अपनी दोस्ती कर ली थी, और फ्रेंच बदले में क्या करते थे, उनकी आर्मी को ट्रेन करते थे। क्योंकि अब इन्होंने फ्रेंच को वो कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया, मतलब उनको एली कर लिया था, मीन्स उनको फ्रेंडशिप कर ली थी। तो सबसे पहला काम जो है रिचर्ड वेल्सली ने यही करा कि निज़ाम को सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए बोल दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सब्सिडरी फोर्सेस देते थे इंडियन नवाब्स को या इंडियन रूलर्स को, और बदले में क्या देते थे इंडियन नवाब्स, उनको पेमेंट देते थे। अगर कोई पेमेंट करने के लिए फेलियर हो जाता था तो और वो क्या करते थे, उनको टेरिटरी का अपना कुछ पार्ट को लूज़ करना पड़ता था। और ब्रिटिशर्स ने और क्या करा, दे इंस्टॉल्ड अ रेजिडेंट, मतलब ब्रिटिश जो है रेजिडेंट वहाँ पे उन्होंने एक रख दिया, जो वॉज अ ब्रिटिश ऑफिशियल, मतलब एक ब्रिटिश ऑफिशियल उन्होंने अपना रख दिया वहाँ पे उनके पास, नवाब्स के पास। एंड ऑल द इंडियन रूलर्स वर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन सब सर्वियंस विद द रेजिडेंट। तो जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनको सबको उस ब्रिटिश ऑफिशियल का ओबे करना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह के इन्होंने काम करे जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज उनके अंडर आ जाए। तो क्वेश्चन आपके नीचे लिखा हुआ, विच इंडियन स्टेट हैड टू सीड द टेरिटरीज इमीडिएटली आफ्टर द सब्सिडरी अलायंस केम इनटू फोर्स। तो आपका क्वेश्चन में ही इसी पार्ट में आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। स्टेट कौन सी हुई, हैदराबाद, और निज़ाम उसका किंग था। This is all for today. Rest in the next video. In the next video we will start with the expansion of the British Empire. Okay, have a good day.